हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डीसी मोटर पढ़ रहे हैं और डीसी मोटर का आज ये थर्ड लेक्चर मैं ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन डीसी मोटर बताने जा रही हूँ। डीसी मोटर का मैंने बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बताया था और उसी को एक्सटेंड करते हुए मैंने बैक ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले क्या हुआ था, आर्मेचर वाइंडिंग में हमने बाहर से वीटी वोल्टेज की वजह से करंट सेंड किया था, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट पे दी थी। ये इलेक्ट्रिकल पावर जब इनपुट में अंदर गई तो इसकी वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, आर्मेचर करंट की वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। जब आर्मेचर कंडक्टर में से ये करंट बहने लगा तो एक करंट प्रोड्यूस हुआ, जिसको मैंने फाई ए आर आर्मेचर फ्लक्स ऐसा नाम दिया था। और एक फ्लक्स ऑलरेडी फील्ड फ्लक्स की वजह से, फील्ड वाइंडिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब वो फील्ड वाइंडिंग इसके साथ सीरीज में भी हो सकती है, शंट में भी हो सकती है, सेपरेटली एक्साइटेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग ली हुई है, तो वो फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर फ्लक्स और आ गया। दोनों के इंटरेक्शन की वजह से कंडक्टर्स पर, डायमेट्रिकली अपोजिट कंडक्टर्स पर पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होते हैं और वो फोर्स पैरेलली ऑपरेटेड होने की वजह से, उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से टॉर्क जनरेट हो जाता है। ये सारा मैं बेसिक बता रही हूँ जो आप 12th तक पढ़ चुके हैं। हाँ, मोटर में मैंने नया ये बताया था कि दो फ्लक्सेस के इंटरैक्शन से टॉर्क जनरेट होता है, मतलब पहले फोर्स जनरेट होता है फिर टॉर्क जनरेट होता है। अभी मैं उसी जनरेटेड टॉर्क की इक्वेशन फाइंड करने वाली हूँ। तो होता क्या है, जैसे ही टॉर्क जनरेट होता है तो आर्मेचर घूमने लगता है, आर्मेचर में रोटेशन डेवलप हो जाता है। ये रोटेशन की वजह से आर्मेचर कंडक्टर्स मेन फील्ड फ्लक्स को काटने लगते हैं और उसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। और वो ईएमएफ जो होता है वो अपोजिशन में होता है लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग वीटी के। तो ईबी और वीटी एक दूसरे के अपोजिट में होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेट हो रही है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। और ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है जो फाइनली मैकेनिकल पावर डेवलप करती है। तो वही मैं आपको मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही है, उसके साथ साथ टॉर्क, फिर स्पीड, ये सारी चीज़ें मैं आपको फाइंड आउट करके बताने वाली हूँ। स्पीड का कंसिडरेशन तो हमने जनरेटेड ईएमएफ जो जनरेटर की केस में ईजी था, वही बैक ईएमएफ मोटर की केस में। तो ये फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया था ईएमएफ इक्वेशन फॉर डीसी जनरेटर, ये सेम वही फॉर्मूला है, पी फाई एन जेड बाई 60 है, जिसमें कैपिटल एन रिवॉल्यूशन पर मिनट में होगा। और अगर मैं 60 हटा दूं तो ये हो जाएगा पी फाई स्मॉल एन इंटू जेड अपॉन ए। तो स्मॉल एन जो होगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में हो जाएगा। तो स्पीड का कंसिडरेशन हम वहां पर कर चुके हैं, पर वो जनरेटर की केस का था। यहाँ मोटर की केस में भी स्पीड तो अटेंड करेगा ही आर्मेचर कुछ ना कुछ, तो वो स्पीड आपकी कैपिटल एन रिवॉल्यूशन पर मिनट में हो सकती है या स्मॉल एन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में हो सकती है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट पर केवीएल लगाती हूँ तो Vt इज इक्वल टू ई बी प्लस आई आर ए होगा। Vt इज इक्वल टू आई आर ए के अक्रॉस का ड्रॉप प्लस ई बी, ऐसा ये इक्वेशन फॉर्म होगी। अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ में आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई कर देते तो Vt इंटू आई, ई बी इंटू आई और आई ए स्क्वायर आर ए, ऐसी तीन टर्म्स होंगी। और ये पूरी वोल्टेज की टर्म्स को करंट से मल्टीप्लाई करते से ये इंडिविजुअल पावर की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। अब देखिए वीटी इंटू आई वो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर जो फीड की जा रही है मोटर को। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है जो मोटर को फीड की जा रही है, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट टू द मोटर, और किस में होगी, नेचुरली वॉट्स में है। ये EBI जो मिल रहा है ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है जो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है। तो ये वही है जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप करती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस मैकेनिकल पावर ऐसा लिखा हुआ है। आई स्क्वायर आर ए ये जो है, जैसे ही करंट बहना शुरू होगा इस सर्किट से तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस में से करंट बहने की वजह से कॉपर लॉसेस आई स्क्वायर आर डेवलप हो जाएगी। तो ये पावर लॉस्ट इन लॉसेस है, मतलब वो पावर जो हमने लूज कर दी है लॉसेस के फॉर्म में। अब आप कहेंगे कि डीसी जनरेटर में तो रोटेशनल लॉसेस भी होते थे, तो होंगे नहीं, यहाँ पर भी रोटेशनल लॉसेस होंगे। वो ऐसे कि अभी मैं कौन से पावर का ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, इनपुट से मैकेनिकल में कन्वर्शन तक का देख रही हूँ, मतलब यहाँ तक का पावर ट्रांसमिशन देख रही हूँ। जब यहाँ से शाफ्ट लोड तक का पावर ट्रांसमिशन देखूंगी तो वहां से मैं रोटेशनल लॉसेस भी
सबट्रैक्ट करूंगी या कंसिडर करूंगी। तो अभी मेरी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में मैं सिर्फ I स्क्वायर R लॉसेस को ले रही हूँ। जब मैं यहाँ से पावर यहाँ लोड तक की ऑब्जर्व करूंगी तब मैं वहां पर रोटेशनल लॉसेस को कंसिडर करूंगी। अब EB इंटू आई, जैसा कि अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है जिसको मैं PM से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। साथ में अब क्या हो रहा है, रोटर घूमने लगा है तो टॉर्क जनरेट हो रहा है। इस डेवलप टॉर्क को हम टाउ डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब टाउ के टर्म्स में मैं अगर पावर को रिप्रेजेंट करने जाऊं तो ओमेगा इंटू टाउ जो होता है वो पावर होता है। तो ओमेगा इंटू टाउ जो है यही वो पावर है, मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रही है, और यही वो पावर है जो इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये वो पावर है जो मैकेनिकल में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और मैकेनिकल में ही अगर मैं पावर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो टाउ डी इंटू ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो टाउ डी इंटू ओमेगा जो होगा, मैकेनिकल जो पावर जनरेट हो रही है आर्मेचर पर, उसमें अगर ओमेगा की जगह 2πf या 2πn कर दिया जाए, यहाँ पर n इज नथिंग बट रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और यही फ्रिक्वेंसी है घूमने की। तो यहाँ पर स्मॉल n 2πn टाउ डी से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब ये PM जो है वो कौन सी इलेक्ट्रिकल पावर इस मैकेनिकल पावर में ट्रांसफॉर्म हो रही, तो ये वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो ओमेगा टाउ डी डेवलप कर रही है। तो EBI इज इक्वल टू 2πn टाउ डी हो जाएगा। अब यहाँ पर EB इंटू EB की जगह मैं ये वाला सब्सटीट्यूशन कर सकती हूँ, P फाई स्मॉल n Z इंटू आई अपॉन ए। आई तो ये वाला है, पर EB की जगह ये पूरा सब्सटीट्यूशन कर दिया, 2πn टाउ डी हो गया। दोनों तरफ से स्मॉल n कैंसिल हो गया, स्मॉल n कैंसिल हुआ तो टाउ डी इज इक्वल टू P फाई 2πa इंटू फाई हो गया। ये पूरा कांस्टेंट है। एक बार DC मशीन कंस्ट्रक्ट हो गई तो नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, 2π और a, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो उसको मैंने कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब टाउ डी किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, फाई के, मतलब फील्ड फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन हम आगे भी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में ये सारी चीज़ें हम ये वाली इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं अगले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी। पर अभी डेरिवेशन ऑफ टॉर्क इक्वेशन जो है DC मोटर के लिए, उसमें इतना ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, इस इक्वेशन का मैं आगे यूज़ करूँगी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स या दूसरे कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके खुद भी फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी उठाने दीजिए। थैंक यू।